हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और इस पे जो टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 13 है। तो इस वीडियो में हम 13 क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 10.2 के 13 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो प्रमेय एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे एक यहाँ पे वृत्त दिया हुआ है, प्रमेय पहला एक बार फिर से हम रिवीजन कर सकते हैं कि एक बार हमने परिचय वाली वीडियो में देख लिया है, फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो एक जैसे यहाँ पे वृत्त दिया हुआ है और ये स्पर्श रेखा है, तो जब भी हम केंद्र से इस बिंदु पर, जैसे यहाँ पे स्पर्श बिंदु इसको कहेंगे, ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। तो जब भी केंद्र से इस बिंदु को हम मिलाएंगे तो ये दोनों लंब होंगी, यानी ये वाली जो रेखा खंड होगी इस रेखा पर हमेशा लंब होगी। लंब का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई यहाँ पे एक हम वृत्त ले लेते हैं, उसके बाहर कोई बिंदु ले लेते हैं और बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। यानी इस बिंदु को हम ए मान लें और इस बिंदु को हम बी मान लें, तो जो पी ए होगा वो पी बी के बराबर होगा। ये प्रमेय नंबर दूसरी होती है। इन्हीं दोनों प्रमेय का यूज है और साथ में पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो एक हम वृत्त खींच लेंगे यहाँ पे और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे भी स्पर्श रेखा जो है गोले के इस बिंदु को स्पर्श करती है। इसका एक केंद्र होगा और केंद्र से हम यहाँ पे एक लंब डालेंगे और ये बनेगा, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। यानी इसके बाहर एक हमने बिंदु यहाँ पे ले लिया Q। अब Q से स्पर्श बिंदु की जो लंबाई है यानी कि इसको हमने मान लिया P। तो P से जो Q या Q से P की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है कि Q की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। केंद्र यहाँ पे ये है और Q यहाँ पे है और इनके जो बीच की दूरी है वो है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी कि OP की हमें लंबाई बतानी है कि OP की लंबाई कितनी होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे OPQ जो है एक समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी होती हैं तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि दिया है। हमें क्या क्या दिया है कि OP बराबर निकालना है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा OQ बराबर हमें दे रखा है कि OQ बराबर है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। हमें OP फाइंड करना है, यानी OP का मान हमको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है कि एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसे कहा जाता है समकोण। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि यहाँ पे लंबी वाली भुजा, यानी कि देखो यहाँ पे समकोण है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर बराबर होता है बाकी की दो भुजाओं का स्क्वायर का योग, यानी OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर यहाँ पे 25 है तो 25 का हम स्क्वायर निकालेंगे। OP का स्क्वायर हमें निकालना है, यानी OP का मान ही निकालना है हमें। PQ का मान यहाँ पे 24 दिया है तो हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर लिखेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625। OP का स्क्वायर हमें नहीं पता है। 24 का स्क्वायर होता है 576। ये प्लस का 576 इधर आएगा तो 625
माइनस हो जाएगा 576 और बराबर में यहाँ पे बचेगा OP का स्क्वायर। अगर 625 में से 576 को हम घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 49 और इधर है OP का स्क्वायर। 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, बराबर में OP का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएंगे और OP का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दिया है कि आकृति 10.11 है, यानी कि ये जो आकृति दे रखी है इसमें कह रहा है कि यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि T से हमने एक P यहाँ पे देखा स्पर्श रेखा है, दूसरा T से एक Q स्पर्श रेखा है, यानी कि जो TP और TQ क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है कि इस प्रकार से कि एंगल जो POQ बन रहा है यहाँ पे POQ वो 110 डिग्री है। तो हमें बताना है कि PTQ बराबर कितना होगा, PTQ यानी कि ये वाला जो कोण दिया है वो कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें दो चीज़ें दी हैं कि जो TP है और TQ है वो स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक बिंदु P पर स्पर्श बिंदु होगा और दूसरा Q पर स्पर्श बिंदु होगा। तो ये जो कोण बनेंगे वो 90-90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे केंद्र हो जाएगा। केंद्र से जब भी हम स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो जो कोण यहाँ पे बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये प्रमेय 1 में हमने पढ़ा था। इसी प्रकार से OP एक त्रिज्या है और यहाँ पे P इसका स्पर्श बिंदु भी है। तो जब भी हम O को P से मिलाएंगे तो यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो ये भी कोण हमें पता चल गया कि 90 है और ये भी कोण 90 डिग्री दिया है। हमें ये वाला कोण निकालना है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण OPT बराबर हो जाएगा कोण OQT के। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि OP जो है OP लंब है PT पर। लंब का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण बना रहा है। इसी प्रकार से जो OQ है वो लंब होगा TQ पर। तो अगर लंब है तो 90 डिग्री का हो जाएगा कोण। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे OPT कोण OPT बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का और इसी तरह से OQT जो होगा वो भी हो जाएगा 90 डिग्री का। और यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 1 से। प्रमेय 1 से। इसके अलावा दूसरा हमें दे ही रखा है कि POQ बराबर है 110 डिग्री। ये हमें दिया है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमें चतुर्भुज दिख रहा है कि POQT एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज POQT में, तो चतुर्भुज यहाँ पे PQOT में हम लेंगे तो यहाँ पे कोण P बराबर 90 है। तो हम चाहे इनको पूरा ऐसे लिखें और चाहे 60 में भी लिख सकते हैं कि जो कोण P, ये तो कोण P हो गया, ये वाला कोण P हो गया, ये कोण O हो गया, या हम लिख सकते हैं कि TPO या OPT। हमें ये वाला कोण लिखना है तो हम लिख सकते हैं OPT, क्योंकि हमें चारों कोण लेना होगा OPT। फिर हमें ये वाला कोण लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको POQ, यानी जो भी हमें लेना है तो बीच में होना चाहिए, कोण POQ। इसी तरह से हमें Q लेना है तो हम OQT लिखेंगे। और फिर हमें यहाँ पे ये वाला कोण लेना है तो इसको तो हम लिख देंगे कि कोण, हमसे पूछा ही है कि कोण यहाँ पे हमें बताना है दूसरे नंबर में कि PTQ बराबर कितना होगा। तो PTQ इसी का हमें मान निकालना है।
और इनका जो चारों का योग होगा वो 360 होगा। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसी प्रकार से इनके चारों कोणों का योग 360 होगा। OPT बराबर 90 डिग्री है, POQ बराबर 110 डिग्री है और OQT बराबर भी 90 डिग्री है। हमें कोण PTQ बराबर बताना है, बराबर में 360 है। इनको हम सबको जोड़ेंगे तो 90 और 90 180 होगा, 180 में इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 290। इनको हमें सबको जोड़ना है और प्लस में रहेगा PTQ और बराबर में रहेगा 360 डिग्री। अब हम 390 को इधर लाएंगे तो कोण PTQ बराबर हो जाएगा 360 माइनस का 290 और 360 में से जब हम 90 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री के बराबर और इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 70 डिग्री है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक हमें बिंदु P लेना होगा और P से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ये बिंदु P है तो P से एक हमने स्पर्श यहाँ पे रेखा बना दिया PA और दूसरी यहाँ पे स्पर्श रेखा हमने बना दिया PB। तो कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, ये बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बना रही हैं, यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। अब हमें कह रहा है कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA बराबर है, यानी POA का मान हमें बताना है। जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे तो O है और यहाँ पे A है, तो हम यहाँ पे सेंटर से एक यहाँ पे लंब डालेंगे स्पर्श बिंदु पर और यहाँ पे इसी प्रकार से एक यहाँ पे लंब डालेंगे OB पर। तो जो यहाँ पे कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि प्रमेय 1 में यहाँ पे जब भी हम त्रिज्या से स्पर्श बिंदु पर यहाँ पे लंब डालते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमें यहाँ पे रचना करनी पड़ेगी। रचना कैसे करेंगे कि O को P से हमें मिलाना है, O को हमें P से मिलाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें दिया है, तो हम लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख दें। अब हमारे पास 2 त्रिभुज आ गए, पहला त्रिभुज तो ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो हम लिखें पहला त्रिभुज यहाँ पे लेंगे, इसको हम पहला मान लेते हैं, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज हम यहाँ पे ले लेंगे PAO और दूसरा हम त्रिभुज ले लेंगे PBO। और इनको हम सर्वांग सम प्रूव करेंगे। सर्वांग सम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक कोण 90 अंश इसका भी है, इसका भी एक 90 अंश का कोण है। OB त्रिज्या है तो OA भी त्रिज्या है, OP इसकी भी भुजा है तो OP जो है इसकी भी भुजा होगी। तो ये सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जो कोण A बन रहा है वो कोण B के बराबर होगा और दोनों 90-90 डिग्री के हैं। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। और यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 1 से, प्रमेय 1 से ये 90 डिग्री के हैं। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पे लेंगे कि OA बराबर हो जाएगा OB के, OA बराबर हो जाएगा OB के। ये त्रिज्या है और वृत्त की कितनी भी हम एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींच दें वो सब बराबर होंगी। इसके बाद जो PO है वो इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो PO है वो PO के बराबर है और इसको हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ।
इस तरह से हमने यहाँ पे दो चीज़ें दिखा दी है। यहाँ पे लगेगा RHS कैसे लगेगा कि RHS, R का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, H का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जिसको हिंदी में कहते हैं, S का मतलब होता है साइड यानी कि भुजा। तो हमने एक यहाँ पे भुजा OA लिया है, दूसरा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी लिया है, और ये अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी तो वो RHS यूज होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो त्रिभुज PAO है वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है कि उसके जो कारस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो सब कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब बराबर होंगे। तो त्रिभुज PAO जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। रूल यहाँ पे लिख देंगे बाई या RHS से, इससे सर्वांग सम हो गए। अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो OPA यानी OPA ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना कोण अब यहाँ पे बनेगा ठीक उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण OPA इज इक्वल कोण OPB के। एक चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो 80 डिग्री है, जो कि हमने पहले ही देखा था कि PA और PB के बीच में जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें यानी इसको और इसको, तो दोनों कोण हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे और इन दोनों का योग जो होगा वो 80 डिग्री का होगा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे कि एक कोण तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि OPA यानी एक कोण ये और दूसरा कोण ये, तो OPA प्लस कोण OPB बराबर हमको दे रखा है 80 डिग्री। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये जो दोनों कोण हैं वो बराबर हैं। तो OPA हम लिखेंगे क्योंकि हमें निकालना क्या है कि यहाँ पे POA निकालना है। तो सबसे पहले हम OPA की वैल्यू निकालेंगे। तो कोण OPA प्लस अब OPB, जो OPB है वो OPA के बराबर है, तो OPB की जगह हम रख देंगे कोण OPA और बराबर में 80 डिग्री है तो 80 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये OPA प्लस OPA हो जाएगा 2 कोण OPA बराबर 80 डिग्री। अब ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, या हम चाहें तो इसको यहाँ से हम काट सकते हैं, 40 बार में कट जाएगा। तो जो कोण OPB है, कोण OPA वो आ गया 40 डिग्री। पर हमें यहाँ पे निकालना है कोण POA। P यहाँ पे है, O यहाँ पे है और A यहाँ पे है। ये वाला हमें कोण बताना है। इधर वाला कोण हमें पता चल गया कि इधर वाला जो कोण है वो 40 डिग्री का है। तो हम लेंगे यहाँ पे पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे यहाँ पे OPA में। अब यहाँ पे हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। एक हमें कोण यहाँ पे लेना है OPA यानी ये वाला कोण हमें लेना है, दूसरा कोण हमें यहाँ पे ये लेना है यानी कि PAO, और तीसरा कोण हमें ये वाला लेना है AOP या POA कहें, क्योंकि हमें ये बीच का कोण लेना है तो हम POA भी कह सकते हैं, AOP भी कह सकते हैं। तो हमसे POA पूछा है तो हम यहाँ पे लेंगे POA। अब बराबर में रखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। OPA का मान हमें दे रखा है 40 डिग्री है, हमने अभी निकाला है यहाँ पे। ये वाला कोण 90 डिग्री है, इसका हमें मान निकालना है और बराबर में 180 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। कोण POA बराबर में 180, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण POA
बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। अब 180 में से 130 डिग्री को हम घटा देंगे तो POA जो होगा वो निकल कर के आ जाएगा 50 डिग्री के बराबर, और यही हमको फाइंड करना था। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक अगर वृत्त है और हमने यहाँ पे दो बिंदु ले लिए जो कि केंद्र से होकर के जाता है, तो ये हो जाएगा व्यास। अब एक सिरा यहाँ पे पड़ेगा, दूसरा सिरा यहाँ पे पड़ेगा, और इससे हमने एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली जो रेखा होगी इसके समांतर होगी। तो ये तभी समांतर हो सकती हैं कि जब यहाँ पे जो एंगल बने वो 90 डिग्री का बने, तभी ये रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक हमने वृत्त ले लिया और इस वृत्त का जो केंद्र है हमने मान लिया O है। तो एक बिंदु यहाँ से हमने इसका व्यास खींच दिया, इस वृत्त का एक व्यास खींच दिया। एक बिंदु का नाम हमने दे दिया यहाँ पे A और दूसरे बिंदु का नाम दे दिया हमने यहाँ पे B। अब एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है और एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा एक खींचेंगे और इस बिंदु का हमने नाम दे दिया A, और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचेंगे। तो ये A है तो ये हो जाएगी B। इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींच दिया। अब जो हमने यहाँ पे स्पर्श रेखाएं खींची हैं इसका भी हम नाम दे देते हैं। इसका नाम C है और इसका नाम D है। इसका नाम यहाँ पे E दे देते हैं और इसका नाम हम यहाँ पे F दे देते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो CD है वो EF के समांतर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे व्यास AB बनाया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त का जो व्यास है वो AB है। फिर इसके बाद हमें दिया है उसको भी लिख लेंगे। हमें दिया क्या है कि जो CD है वो भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, EF है वो भी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD और EF वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, या हम लिख सकते हैं कि ये CD और EF स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर यहाँ पे CD स्पर्श रेखा है और EF भी स्पर्श रेखा है, तो हमें ये पता है कि त्रिज्या से डाला गया स्पर्श बिंदु पर जो लंब होता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसी तरह से यहाँ पे OB एक त्रिज्या हो जाएगी। OB से हम इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी लंब ही होगा और ये 90 डिग्री का होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि प्रमेय 1 में हमने पढ़ा था कि जैसे एक वृत्त है और वृत्त का स्पर्श बिंदु जहाँ पे है और केंद्र से हम वहाँ पे रेखाखंड को मिलाते हैं तो जो यहाँ पे कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे एक CD स्पर्श रेखा है और OA त्रिज्या हो जाएगी, तो कोण यहाँ पे 90 बनेगा। इसी प्रकार से EF भी यहाँ पे स्पर्श रेखा है और OB एक यहाँ पे त्रिज्या है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा। अब हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि जो CD है वो समांतर है EF के। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम इसको निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो OA है वो CD पर लंब है
उपपत्ति लिख देते हैं, उपपत्ति। यहाँ से हम लगाना शुरू कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे ओ ए है रेखाखंड, वो सी डी पर लंब है। ओ ए लंब है सी डी पर, और इसी प्रकार से ओ बी ई एफ पर लंब है। ये हमें दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अगर ये दोनों लंब हैं तो हम देखेंगे कि जो कोण यहाँ पे बन रहा है सी ए ओ, वो 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण सी ए ओ बराबर 90 डिग्री है। इसी प्रकार से जो यहाँ पे एफ बी ओ है, वो भी यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये क्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रमेय 1 से लंब होती है। ये हमने प्रमेय 1 में पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ओ ए लंब है सी डी पर और ओ बी लंब है ई एफ पर। तो अगर लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये वाला जो सी ए ओ है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा, और यहाँ पे एफ बी ओ है वो भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अब इसमें देखेंगे कि जैसे दो समांतर रेखाएं, हमें ये प्रूव करना है कि ये समांतर रेखाएं हैं। एक यहाँ पे सी डी है और दूसरा यहाँ पे ई एफ है। जो यहाँ पे ए बी होगा वो तिर्यक रेखा का काम करेगा। जो ये ए बी है वो तिर्यक रेखा का काम करेगा। अगर ये वाला जो कोण है इसके बराबर होता है, तो ये अगर कोण इसके बराबर है तो एकांतर कोण कहलाता है। जैसे अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होना चाहिए। तो जब इस तरह के कोण बराबर होते हैं तो इनको एकांतर कोण कहा जाता है। और अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो जो लाइनें दी होती हैं वो समांतर होती हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो एकांतर कोण होंगे। अगर एकांतर कोण है तो जो सी डी होगा वो ई एफ पर समांतर बनाएगा। तो हम उसी को लिख देंगे, अतः कोण सी ए ओ बराबर है कोण, हम यहाँ पे देखेंगे कि कोण सी ए ओ जो है वो कोण एफ बी ओ के बराबर है, क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री हैं। तो ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो गया। तो अगर दो कोण बराबर हैं तो इसको हम कहेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण, ये हो गया एकांतर कोण। तो अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो सी डी जो है वो ई एफ के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः सी डी, यहाँ पे ऐसे चूंकि लिख देंगे, सी डी समांतर है ई एफ के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। यानी एक स्पर्श बिंदु हमने सी ले लिया है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ए बी खींच दिया है, और इसके बाद कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो जो हमने यहाँ पे लंब डी सी खींचा है वो ये बताना है कि केंद्र से होकर के जाता है। जैसे एक यहाँ पे सर्कल है, इस सर्कल का स्पर्श बिंदु यहाँ पे है और यहाँ से हमने एक रेखा खींच दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसी बिंदु से एक लंब खींचना है, और ये जो लंब हमने खींचा है तो बताना है कि ये केंद्र से होकर के जाता है, ये हमें बताना है। तो स्पर्श रेखा यहाँ पे हमने ले लिया ए बी, स्पर्श बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया सी, और इसको हमने मान लिया डी। तो हमें ये बताना है कि जो ये सी डी रेखा है वो केंद्र से होकर के जाता है, इतना हमें बताना है।
तो सबसे पहले जो हमें दिया था तो हमने उसको लिख लिया कि ओ वृत्त वाले केंद्र की स्पर्श रेखा जो है वो ए बी है, जो बिंदु सी पर वृत्त को स्पर्श करती है, यानी ए बी स्पर्श रेखा है और बिंदु सी पर यहाँ पे इसको स्पर्श करती है। रचना हमें करना होगा, तो रचना में हम लिखेंगे कि डी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी डी सी जो है वो लंब है ए बी पर। अब इसके बाद हमें पता है कि ये जो अगर ये DC जो है AB पर लंब होगा तो यहाँ पे जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ACD बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कोण ACD बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो DC है वो लंब है AB पर। इसके अलावा प्रमेय हमने पहला पढ़ा था कि अगर केंद्र से होकर के कोई भी केंद्र से अगर हम यहाँ पे ये जो त्रिज्या होती है OC जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब ही होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें पता है कि OCA जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा, या ACO बराबर होगा वो भी 90 डिग्री के होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ACO बराबर होगा 90 डिग्री। और इसका हम कारण लिख देंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हमने कारण लिख दिया कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। अगर लंब होगी तो 90 अंश का कोण बनाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ACD बराबर भी 90 डिग्री है और ACO बराबर भी 90 डिग्री है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कोण ACD है वो बराबर हो जाएगा कोण ACO के, यानी ACO बराबर है ACD के। और ये तभी संभव है कि जब यहाँ पे O होगा वो केंद्र से होकर के ही जाएगा। तो हम इस पे रीजन लिख देंगे नीचे कि अतः ये कोण दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब यहाँ पे O जो है वो CD पर स्थित होगा, जो बिंदु O है वो CD पर स्थित होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि O CD पर स्थित है। तो अगर बिंदु O यहाँ पे CD पर स्थित है तो हमने तो यहाँ पे पहले से ही लिया है कि O वृत्त का केंद्र है, तो इसका मतलब है कि जो CD है वो यहाँ पे केंद्र से होकर के ही जाता है। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है उसको यहाँ से यहाँ तक पूरा एज इट इज उसी तरह से हमें लिख देना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी स्पर्श बिंदु से हम लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्यों होकर के जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमने दिखा दिया कि जो यहाँ पे O है वो CD पर स्थित है और CD जो O है वो केंद्र पर होगा और CD भी जो है O से होकर के जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक उसी को उसी तरह से लिख दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे वृत्त का केंद्र ले लेंगे और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बिंदु A है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया केंद्र और यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु ले लिया। और यहाँ से इस बिंदु को अगर हम A मानते हैं, ये वृत्त का केंद्र O है, तो AO बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर इसी को हम यहाँ पे मिला दें, यहाँ पे इस तरह से इसको मिला दें,
तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा और इसको हम नाम दे देते हैं बी। तो हमें पता है कि अगर त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं तो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमें दिया क्या है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ए से ओ के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ओ बी का मान हमें बताना है, क्योंकि त्रिज्या हमने ओ बी लिया है। तो जो भी हमें दिया है उसको हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और ओ बी हमें निकालना है, यानी वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड करना है। यह एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अगर हमें 2 भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण है यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार ए बी का स्क्वायर प्लस लंब ओ बी का स्क्वायर। इस पे हमें मान रख देना है। ओ ए का यहाँ पे मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर होगा। ए बी का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ओ बी का स्क्वायर हमें यहाँ पे नहीं पता है, ओ बी का मान निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी हो रहेगा 16 को हम इधर लाएंगे तो ये 25 माइनस 16 हो जाएगा। इक्वल में बचेगा ओ बी का स्क्वायर। 25 में से हम 16 को घटाएंगे तो ये बचेगा 9 और इधर बचेगा ओ बी का स्क्वायर। जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ओ बी का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और यही हमें फाइंड करना था, क्योंकि ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिखेंगे कि अतः वृत्त की त्रिज्या ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि दोनों वृत्त की जो त्रिज्याओं का केंद्र है वो एक ही होगा। छोटे वाले जो वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर आगे कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें क्या करना है कि एक यहाँ पे ऐसे जीवा लेनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाए। तो हमने यहाँ पे एक जीवा ले लिया ए बी। जीवा के बारे में हमें पता है कि सर्कल के 2 पॉइंट पर छूती है और वहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं। उन जैसे यहाँ पे वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको जीवा कहा जाता है। तो बड़े वाले वृत्त के 2 बिंदु हमने यहाँ पे ए और बी ले लिया, इन दोनों को हमने मिला दिया, जो कि यहाँ पे छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो छोटे वृत्त को यहाँ पे स्पर्श करती है। अब इसके बाद हम केंद्र से एक यहाँ पे रेखा खींचेंगे, ये ओ होगा और इसका कुछ भी हम नाम दे देते हैं, ये सी नाम दे देते हैं। तो हमेशा हमें पता है कि जब भी केंद्र से हम यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं स्पर्श रेखा पर, तो वह लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। हमें यहाँ पे ए बी की लंबाई बताना है, ए बी की लंबाई कितनी होगी। दूसरा फैक्ट क्या है कि जब भी हम केंद्र से एक सीधी रेखा, यानी कि जब भी केंद्र से समकोण बनेगा तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। जैसे यहाँ पे ए बी है
हमने एक यहाँ पे लंब डाल दिया, तो जो AC होगा वो BC के बराबर होगा, यानी AC का मान BC के बराबर हो जाएगा। बड़े वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखी है, यानी कि जो केंद्र से इस बिंदु की जो दूरी होगी वो हमें दे रखी है। OA बराबर दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़ा वृत्त है और बड़े वृत्त से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो O से A के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें निकालना है यहाँ पे AC का, पहले हम मान निकालेंगे तो AB का मान निकल आएगा। छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, यानी OC का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो उसको लिखेंगे कि OC बराबर है 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी AO बराबर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे AC का मान पहले निकालना पड़ेगा, तो AC का मान हम निकाल लेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय से तो जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा सबसे लंबी भुजा AO का स्क्वायर, आधार यहाँ पे AC का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लंब OC का स्क्वायर। AO का स्क्वायर रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे AC का मान हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर उसी तरह से, और OC का मान यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, AC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 9 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, और इक्वल में बचेगा AC का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 25 में से 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 होता है, और इक्वल में है AC का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, दोनों स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। AC का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे AB का मान निकालना है। AB के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है AC और दूसरा पार्ट है यहाँ पे BC, यानी एक A से C है और दूसरा B से C है। हमें पता है कि जब भी हम लंब डालते हैं तो AC बराबर हो जाएगा BC के, तो जो AC का मान होगा वही BC का मान होगा, यानी AC जो होगा वो BC के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AC है तो AC को हम रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि AC का मान हमने निकाला है, और BC जो होगा वो AC के बराबर होगा, तो BC की जगह हम AC रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2AC, और AC का मान हमें पता है कि 4 दिया है, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हो गया बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े, अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, यानी कि ये वृत्त है और इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है। हमें यह सिद्ध करना है कि AB प्लस CD जो होगा वो AD प्लस BC के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसी प्रकार से एक यहाँ पे स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे, फिर दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे चली जाएगी, और तीसरी यहाँ पे ऐसे, इसको ड्रा हमने कर दिया और ये बन गया चतुर्भुज। इस बिंदु का हमने नाम दे दिया A, इसका हमने नाम दे दिया B, इसका C, और इसका यहाँ पे नाम दे दिया D।
ए से यहाँ पे स्पर्श बिंदु की जो दूरी है इसको भी हमने पी नाम दे दिया, इसको हमने क्यू नाम दे दिया और इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर और इसको हमने नाम दे दिया एस। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी प्लस सी डी यानी कि ए बी और सी डी भुजा का जो योग है वो बी सी और ए डी भुजा के योग के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, इतना हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम प्रमेय दूसरी यूज करेंगे। प्रमेय दूसरी क्या है कि जैसे एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु है, तो इस बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो हमने इसको ऐसे खींच दिया, दूसरी हमने यहाँ पे ऐसे खींच दिया। तो जहाँ पे वृत्त यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, दूसरा यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो जैसे हमने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया एस, तो जो ए पी की लंबाई होगी वो ए एस के लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। ये प्रमेय नंबर 2 है। तो इसी प्रमेय का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बिंदु ए से दो स्पर्श रेखा है, एक तो ए पी है और दूसरा उसी बिंदु से ए एस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए पी बराबर है ए एस के। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा हम यहाँ पे ले लेंगे कि बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के। ये हो गया समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये बिंदु बी है, बी से पी की जो इस बिंदु पी से बी पी है ये भी स्पर्श रेखा है और पी इसका स्पर्श बिंदु हो जाएगा। बी से क्यू एक स्पर्श रेखा है तो बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के। फिर इसी प्रकार से दूसरी यहाँ पे लेंगे सी से आर। सी से हमने आर ले लिया और सी से हमने क्यू ले लिया, क्योंकि सी इस यहाँ पे बिंदु हो जाएगा और सी आर और सी क्यू यहाँ पे स्पर्श रेखा हो जाएंगी। तो सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के। समीकरण नंबर इसको हमने लेंगे 3। इसी प्रकार से यहाँ पे डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद चारों समीकरण को हम जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड प्लस समीकरण थर्ड प्लस समीकरण 4। तो चारों को हम जोड़ेंगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस के। अब हमें ये निकालना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। तो ए बी ये भुजा है हमारी। ए बी दो भुजाओं से मिलकर के बनी है, एक तो ए से पी और दूसरा पी से बी। तो अगर ए पी प्लस बी पी हम कर देते हैं तो हमें पूरी भुजा ए बी मिल जाएगी। तो ए पी प्लस बी पी मिल करके हो जाएंगी यहाँ पे ए बी। इसी प्रकार से सी आर और डी आर, सी से आर और डी से आर, यानी सी से आर और डी से आर, इन दोनों को भुजाओं को मिलाएंगे तो हमें पूरी भुजा सी डी मिल जाएगी। इसी प्रकार से ए से एस है और बी से क्यू है। तो हम देखेंगे ए एस और डी एस ले लेते हैं, यानी ए से एस और डी से एस, ये दोनों भुजाएं लेंगे तो हमें पूरा डी ए मिल जाएगा, या हम ए डी भी कह सकते हैं। बी क्यू सी क्यू, बी से क्यू और सी से क्यू अगर ये ले लेते हैं तो हमें पूरी भुजा बी सी मिल जाएगी। और यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें आकृति दे रखी है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, यानी एक्स वाई जो है एक्स डैश के समांतर है। फिर आगे कह रहा है कि और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, यहाँ पे ए बी एक स्पर्श रेखा है उसी वृत्त की, और बिंदु सी यहाँ पर है। तो बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को, यानी ये एक्स वाई को ए पर काटती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है।
हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, यानी कोण ए ओ बी ये वाला जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है। इसको हमें देखना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रचना करेंगे और रचना में क्या करेंगे कि ओ को सी से मिला देंगे पहले। तो हम यहाँ पे रचना में लिखेंगे ओ सी को मिलाया, ओ सी को मिलाया, इतना हमने रचना में कर दिया। रचना करने के बाद अब हम देखेंगे तो एक त्रिभुज हमारा बन रहा है यहाँ पे ए पी ओ और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए ओ सी। इसके अलावा हमें एक प्रॉपर्टी यानी प्रमेय नंबर पहला पता है कि त्रिज्या जो होती है हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये ओ सी एक त्रिज्या है और ए बी पर बिंदु सी पर स्पर्श कर रहा है, तो जब भी हम इसको दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। सेम इसी प्रकार से ओ पी एक त्रिज्या है और यहाँ पे एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। जब ये त्रिज्या जो होगी एक्स वाई पर समांतर को लंब होगी, लंब का मतलब है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो एक चीज़ हमें इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन पता चल गया कि ये भी कोण 90 डिग्री का है और ये भी कोण 90 डिग्री का है। दूसरा हम देखेंगे कि जो OP है ये भी वृत्त की त्रिज्या है और OC है ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें पता है कि जो OA है इसका भी उभयनिष्ठ भुजा है और इसकी भी भुजा है, तो OA उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और सर्वांग समता प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे APO, त्रिभुज APO और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे हम लेंगे ACO। दो त्रिभुज हमें लेना है और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करना है कि ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है कि इसके अंग के बराबर है, यानी इसकी जो भुजा होगी इसके भुजा के बराबर होगी और इसके जो कोण बनेंगे उसके कोण के बराबर बनेंगे। तो जो जो हमें दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि पहली बात तो हमें दे रखा है कि यहाँ पे जो दूसरी PO है वो बराबर है यहाँ पे CO के और ये दोनों त्रिज्या हैं, तो PO बराबर हो जाएगा CO के। दूसरा हमें एक कोण दे रखा है APO, ये बराबर हो जाएगा कोण ACO के, क्योंकि ये 90-90 डिग्री का कोण बनाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। दूसरा हम देखेंगे तो AO दोनों में कॉमन है, तो AO दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AO बराबर है AO के और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तीसरा अगर चौथा पॉइंट अगर हमें लेना भी होता तो हम कैसे लेते कि यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा AP जा रही है और इसी बिंदु से स्पर्श रेखा उसी वृत्त में AC जा रही है, तो जो AP की लंबाई होगी वो AC के लंबाई के बराबर हो जाएगी। पर हमने यहाँ पे त्रिज्या ले लिया है। अब इसके बाद हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि RHS वाली प्रॉपर्टी लगेगी। RHS क्या होता है कि R का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री वाली, ये तो R हो जाएगा। H का मतलब होता है हाइपोटेनस, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है हाइपोटेनस कहलाती है। इसी तरह समकोण के सामने वाली भुजा यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगी। तो OA जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा और ये एक हमने भुजा ले लिया, तो यहाँ पे RHS वाली प्रॉपर्टी यूज कर दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज APO है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ACO के। अब ये दोनों अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो यहाँ पे कोण बनेगा ये वाला कोण होगा इस कोण के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि POA, या हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इनको कि इसको कोण 1 कह दें, इसको कोण 2 कह दें, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसको अगर हम कोण 3 लेते हैं, इसको हम कोण 4 लेते हैं, तो
तो हम ये सिद्ध करेंगे कि जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है। तो इन कोणों को हम बराबर कर लेते हैं। तो जैसे हमने इधर किया था ठीक वैसे ही हमें इधर करना है। तो हमें एक त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे बी ओ क्यू और दूसरा है बी ओ सी, या हम ये ऐसे भी कह सकते हैं बी ओ क्यू लेते हैं कि त्रिभुज बी ओ क्यू और त्रिभुज बी ओ सी में, अब यहाँ भी देखेंगे कि ये त्रिज्या हो जाएगी और ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार से ए बी एक स्पर्श रेखा है और ओ सी एक यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे ओ सी एक त्रिज्या है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो एक तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, दूसरा इसी प्रकार से ओ बी कॉमन यानी उभयनिष्ठ मिलेगा। ओ सी बराबर हो जाएगा ओ क्यू के, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे कि ओ सी बराबर है ओ क्यू के, यानी ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी के। इसी प्रकार से हम एक कोण लेंगे बी क्यू ओ, यहाँ पे हमने बी क्यू ओ, इस त्रिभुज का कोण हमने बी क्यू ओ लिया क्योंकि ये 90 डिग्री है। इसी तरह से बी सी ओ लेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा त्रिज्या। फिर दूसरा यहाँ पे बी ओ बराबर हो जाएगा, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी यूज होगी जो इस पे यूज होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज जो बी ओ क्यू है वो बराबर है त्रिभुज बी ओ सी के, सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से जो कोण 3 होगा वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 4 के, इतना हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पी ओ क्यू जो है वो एक सरल रेखा है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। तो हमें पता है कि अगर सरल रेखा है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। कोई भी एक रेखा होती है तो उसके एक तरफ का जो कोण होता है 180 होता है, दूसरे तरफ का भी कोण 180 डिग्री होता है। तो हम इधर देखेंगे कि एक तरफ में हमें यहाँ पे एक कोण मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, चौथा भी मिलेगा, यानी इन चारों कोणों को हम जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश के है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री प्रूव करना है। ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो ए ओ बी के अंतर्गत यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 आएगा, यानी हम कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री प्रूव कर दें तो कोण ए ओ बी भी वही होगा। तो हमें कोण 2 चाहिए, कोण 3 चाहिए, क्योंकि ए ओ बी के अंतर्गत कोण 2 आता है, 3 आता है, 1 और 4 नहीं आते हैं, तो इनको हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे कि कोण ए बराबर है कोण 2 के, तो कोण ए की जगह हम रखेंगे यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 2 तो है ही, कोण 3 को भी हमें चाहिए, कोण 3 को रखेंगे, और कोण 4 है कोण 3 के बराबर, तो कोण 4 को हम कोण 3 के बराबर रखेंगे। कोण 2 और कोण 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण 2। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो 2 कोण 3 हो जाएंगे और बराबर में 180 डिग्री। दो दोनों में से कॉमन है, यहाँ पे हमें मिलेगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। ये दो गुणे में है, इधर आएगा बटे में, और कोण 2 प्लस कोण 3 मिलकर के ये पूरा कोण बनाएंगे, यानी कि ए ओ बी बनाएंगे। ये दो इधर बटे में आएगा तो 180 बटे 2 हो जाएगा, और इन दोनों को हमें काटना है तो ये आ जाएगा 90 डिग्री के, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर आ गया 90 डिग्री, और यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम।
ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का संपूरक होता है। तो हमें वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है। यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ पे वृत्त पर। एक ये हो गई, दूसरा ये हो गया, और इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे P। इसके बाद यहाँ पे अगर इसका केंद्र है तो हम केंद्र को यहाँ से मिलाएंगे, स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे। एक स्पर्श बिंदु का हम नाम दे देते हैं A और दूसरे स्पर्श बिंदु का हम नाम दे देते हैं B। तो A को हम O से मिला देंगे और O से B को मिला देंगे। अब कह रहा है कि PA और PB के बीच का जो कोण है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है तो इनका जो योग आ रहा है वो 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक का मतलब होता है कि इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो वो 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। यानी कि कोण P प्लस कोण O बराबर होना चाहिए 180 डिग्री की। ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम प्रमेय 2 का यूज करेंगे। प्रमेय 2 क्या है कि जैसे यहाँ पे हमें पता है कि जो PA होगा वो PB के बराबर होगा। अब प्रमेय 1 में क्या होता है कि प्रमेय 1 में जब भी त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, जब भी स्पर्श बिंदु को हम त्रिज्या से मिलाएंगे तो ये वाला जो कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, और लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे OB त्रिज्या है और PB यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पे ये लंब होगी इस पर, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी प्रमेय 1 से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, क्योंकि हमने P से A स्पर्श रेखा खींचा है, P से B भी स्पर्श रेखा हमने खींचा है। तो PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे OA जो होगा वो PA पर लंब होगा, क्योंकि OA त्रिज्या है और PA स्पर्श रेखा है, तो OA लंब होगा PA पर। इसी प्रकार से OB लंब होगा PB पर। लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कोण A है, ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है, और इसी प्रकार से जो कोण B बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। अब हम यहाँ पे देखें तो APBO एक चतुर्भुज दिखाई देता है। चतुर्भुज का मतलब होता है कि चार भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 भुजाएं, एक AP है, दूसरा PB है, तीसरा BO है और चौथा यहाँ पे OA है, और ये एक बंद आकृति का निर्माण कर रहे हैं, तो ये एक चतुर्भुज होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चतुर्भुज PAOB में अगर हम चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ देते हैं तो उनका योग 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रकार से त्रिभुज के अगर चारों कोण जोड़ दें, यानी कोण P प्लस कोण A, ये कोण A है, ये कोण O है, प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। P का मान हमें नहीं पता है तो हम कोण P उसी तरह से लिखेंगे। कोण A का मान हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण O का मान हमें नहीं दिया है, और कोण B का मान भी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, बराबर में 360 है। अब यहाँ पे 90 और 90 हो जाएगा 180। ये 360 है,
90 + 90 180 होगा और इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस में 180 होगा। तो इस प्रकार से जो कोण P है और कोण O है बराबर आ गया यहाँ पे 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि कोण P और कोण O का जो यहाँ पे योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी हम संपूरक कोण कह सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में जो दिया है सेम उसी तरह से पूरा उतार देना है। यहाँ पे पूरा उसी को उतार देंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अतः किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। उसी को हमें यहाँ पे लिख देना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी एक वृत्त दिया हुआ है और इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है और हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि जितनी भी साइड्स होंगी वो सब बराबर होंगी। अगर हम इस बिंदु को मान लें A और इसको मान लें B, ये हो गया C और ये हो गया D, तो हमें ये प्रूव करना है कि AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है DA के। ये हमको प्रूव करना है क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है। समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि जो AB होगा वो CD के बराबर होगा और जो BC होगा वो AD के बराबर होगा। तो ये हमें दिया है, तो जो हमें दिया है हम उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी जो ABCD है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें पहले से दे रखा है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है। परिगत का मतलब होता है चारों ओर, जो वृत्त के परिगत है। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में AB बराबर होगा CD के, AB बराबर होगा CD के, AB बराबर CD के होगा और इसी तरह से यहाँ पे जो BC होगा वो DA के बराबर हो जाएगा। BC बराबर हो जाएगा DA के, क्योंकि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा सॉल्यूशन ऐसे यहाँ पे उतार देना है। जैसे वहाँ पे एक बिंदु था, यहाँ पे इसको हमने कुछ भी नाम दे दिया। ये नाम दे दिया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। अब हम यहाँ पे प्रमेय 2 का यूज करेंगे। तो जैसे प्रमेय 2 क्या था कि एक बाहर बिंदु है और इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। सर्कल में यानी वृत्त में हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु Q है, तो जो AP होगा वो AQ के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो AP होगा वो AQ के बराबर हो जाएगा। तो हम उसको लिख देंगे कि AP बराबर AQ। जैसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे Q नहीं S ले लेते हैं जैसे, तो यहाँ पे एक बिंदु है और इससे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा जा रही है AP और दूसरा है यहाँ पे AS। तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर है AS के। इसी प्रकार से यहाँ पे BP बराबर हो जाएगा BQ के। जो यहाँ पे BP है, एक यहाँ पे बिंदु है और इससे एक स्पर्श रेखा BP है और इसी से एक स्पर्श रेखा Q है, तो BP बराबर हो जाएगा BQ के। BP बराबर हो गया BQ के। अब इसी तरह से यहाँ पे एक इस बिंदु है और इससे दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक CQ दूसरा है CR।
तो सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर के। तो हम इसको लिखेंगे कि सी आर बराबर है सी क्यू के। तीसरा चौथा यहाँ पे बिंदु डी है और डी से एक स्पर्श रेखा डी आर है और दूसरा डी से स्पर्श रेखा यहाँ पे डी एस है। तो जो डी आर होगा वो डी एस के बराबर हो जाएगा। डी आर बराबर हो गया डी एस के। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरण को हम जोड़ देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे किया था। समीकरण यह हम लिख देंगे कि चारों समीकरण को जोड़ने पर चारों समीकरणों को जोड़ने पर, तो जब चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर और प्लस डी आर। इसी तरह इक्वल लगाएंगे, इधर वाले भी जोड़ देंगे तो ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए पी और बी बी ये दोनों मिलकर के ए बी यहाँ पे बनाते हैं, यानी ए बी हमें प्राप्त करना है तो ए पी और पी बी को जोड़ना पड़ेगा। ए पी और पी बी को जोड़ेंगे तो पूरा ए बी वाली लाइन हमें मिल जाएगी। यहाँ पे ए पी और बी पी मिल करके हो जाएंगे ए बी। इसी प्रकार से यहाँ पे सी आर और डी आर दे रखा है, तो सी से आर और आर से डी, सी आर और डी आर को हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा यहाँ पे सी डी। अब इधर देखेंगे तो ए एस और बी क्यू, ए एस यहाँ पे है और बी क्यू देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे ए एस है तो ए से एस यह है और दूसरा यहाँ पे अगर डी एस हमें मिल जाती है तो ए एस और डी एस को हम जोड़ देंगे तो हमें पूरा भुजा ए डी मिल जाएगा। ए एस ये है और डी एस ये है। ए एस और डी एस की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे डी ए या ए डी। इसी तरह से बी क्यू प्लस सी क्यू दे रखा है, यानी बी से क्यू और क्यू से सी, तो बी क्यू और सी क्यू को हम जोड़ेंगे तो मिल जाएगा बी सी। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। पर इसके अलावा यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है और बी सी है डी ए के बराबर दे रखा है, तो इनको हम रखेंगे। तो जो यहाँ पे सी डी है वो ए बी के बराबर है, तो इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी और सी डी की जगह हम रख देंगे ए बी, क्योंकि सी डी ए बी के बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ पे ए डी है तो हम ए डी लिखेंगे और जो बी सी है वो ए डी के ही बराबर है, डी ए लिखें या ए डी लिखें। अब यहाँ पे ए बी और ए बी हो जाएगा 2AB और AD और AD 2AD यहाँ भी हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो AB बराबर आ जाएगा AD के। AB बराबर AD के, ये हो गया। इसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पे ABCD है ये समचतुर्भुज है, यानी कि इनकी जो जितनी भी भुजाएं हैं वो सब बराबर आ रही हैं। तो हमने यहाँ पे निकाला है कि जो AB है AD के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB जो है वो AD के बराबर है, या हम AD लिख दें या DA लिख दें, तो हम DA ही लिख देते हैं। तो AB जो है वो DA के बराबर है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो AB है वो CD के भी बराबर है, तो बराबर में हम CD भी लिख सकते हैं, यानी AB DA के बराबर है, AB CD के बराबर है। तो जो ये AB वाली भुजा है इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो AB है वो DA के बराबर है, इसके बराबर हो गई, और AB जो है वो CD के भी बराबर है, तो CD यहाँ पे ये भी बराबर हो गया। अब इसके अलावा जो BC दे रखा है यहाँ पे वो DA के बराबर है, या हम ये कह सकते हैं कि जो DA है वो BC के बराबर है, तो DA बराबर हो जाएगा BC के। तो इस प्रकार से चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, यानी AB बराबर है BC के, यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के, और यही हमें यहाँ पे शो करना था। अब इनका स्टेटमेंट चाहे तो हम स्टेटमेंट वही क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है तो उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे उतार देंगे कि अतः
वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है। यहां से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है, यानी ये जो गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। हम कह सकते हैं कि जो OD बराबर है वो 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ये है 4 सेंटीमीटर। O से D की जो दूरी होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, इसको हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद कराए कि जो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला वृत्त है उसके परिगत एक त्रिभुज ABC बनाया गया है। परिगत का मतलब होता है कि उसके वृत्त से छू करके जाने वाला, उसके चारों तरफ। तो ये बनाया गया है एक त्रिभुज। इसके बाद हमें दे रखा है कि जो यहाँ पे CD की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और BD की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे निकालना है AB और AC की लंबाई, यानी A से B की दूरी कितनी होगी और A से C की दूरी कितनी होगी, ये हमें बताना है। अगर हम यहाँ पे BC की बात करें तो BC की अगर हमें दूरी निकालना होता तो हम BC की दूरी निकाल लेते, क्योंकि 6 + 8 यहाँ पे हो जाता है 14, 12, 8 14 हो जाता। अगर हमें यहाँ पे B से C की दूरी निकालना है तो BC की दूरी तो हम निकाल लेंगे कि 8 + 6, तो 8 और 6 होता है यहाँ पे 14। तो इसी प्रकार से हमें ये निकालना है कि A से B की दूरी कितनी है और A से C की दूरी कितनी है। तो जो हमने यहाँ पे क्लास 9th पे हीरोन्स का फार्मूला पढ़ा था उसी का सूत्र यहाँ पे यूज होगा और उसी के मदद से हम यहाँ पे AB और AC का मान निकाल पाएंगे। अब जैसे प्रमेय 2 में हमने पढ़ा था कि एक यहाँ पे वृत्त दे रखा है और एक यहाँ पे बिंदु है, तो इससे हम जब भी स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पर तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लें कि ये बिंदु C है, यहाँ पे बिंदु D है और इस बिंदु का कुछ भी हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसका नाम दे दिया E और इसका हमने नाम दे दिया F। तो हम एक देखेंगे कि एक बिंदु C से D पर स्पर्श रेखा जा रही है, दूसरा उसी बिंदु से C पर E से स्पर्श रेखा यहाँ पे जा रही है। तो जो CD की लंबाई होगी वो CE के बराबर होगी प्रमेय 2 से, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस से वृत्त के स्पर्श बिंदु की जो लंबाई होगी वो इसी बिंदु से यहाँ पे E की लंबाई के बराबर होगा। तो अगर CD बराबर 6 सेंटीमीटर है तो CE बराबर भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से B से D एक स्पर्श रेखा है और उसी बिंदु से B से F यहाँ पे स्पर्श रेखा है, तो जो BD की लंबाई होगी वही BF की भी लंबाई होगी, यानी कि यहाँ पे BD बराबर 8 है तो BF बराबर भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक A से E और दूसरा A से F। तो जो A से E की लंबाई होगी वही ठीक A से F की लंबाई भी होगी। अगर हमने A से F की लंबाई यहाँ पे x मान लिया तो A से E की भी लंबाई जो होगी वो x हो जाएगी। इतना हमने प्रमेय 2 का यूज करके निकाल लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें रचना करेंगे। तो लिखेंगे रचना में हमें क्या करना है कि O से जैसे D को मिलाया है उसी प्रकार से O से F को भी मिलाना है और O से E को भी मिलाना है। इनको मिलाने के बाद O से B को भी मिलाना है, O को C से भी मिलाना है, O को A से भी मिलाना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको मिला दें यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे दे रखा है, इसको हमने यहाँ से मिला दिया, O को E से मिलाया और O को हमने F से मिलाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि O को पहले O को D से O से D तो हमें दिया हुआ है, फिर भी लिख लेते हैं। फिर O को हमने E से मिलाया है, फिर हमने O को F से मिलाया है। अब इसके बाद अब इसी बिंदु O से हमें C को भी मिलाना है और इसी को हमें A से भी मिलाना है
और इसी को हमें यहाँ पे बी से भी मिलाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बिंदु ओ ले लिया और हम लिख देंगे कि ओ को सी से भी मिलाए हैं, तो ओ को पहले ए से मिलाए हैं, ओ ए हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा और ओ सी हो जाएगा। ये हमने रचना कर लिया। को जोड़ने पर यानी वृत्त में जितने भी बिंदु दिए हुए हैं उनको सबको हमने जोड़ दिया ओ से। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए से बी के दो खंड हैं, एक तो ए से एफ है और दूसरा एफ से डी है। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना है ए बी का मान, तो ए बी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि x + 8 करना होगा। इसी प्रकार से अगर हमें ए से सी का मान निकालना है तो इसके दो खंड हैं, एक तो x है, दूसरा यहाँ पे 6 है। तो ए सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा x + 6। और इसी प्रकार से हमें यहाँ पे सी डी बराबर दे रखा है। सी डी बराबर निकालेंगे तो 6 + 8 हो जाएगा 14। ये बी है, सॉरी यहाँ पे बी है। तो बी सी बराबर अगर हम निकालते हैं तो बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14। अब हमें एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे त्रिभुज ए है, यहाँ पे त्रिभुज बी है, सॉरी यहाँ पे सी है और ये यहाँ पे बी है। हमें ए बी की लंबाई पता है कि ये x + 8 है, बी सी की लंबाई पता है 14 है और ए सी की लंबाई भी पता है कि ये x + 6 है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जैसे हम यहाँ पे हीरोन्स का सूत्र यूज करेंगे। हीरोन्स का सूत्र यूज करने के लिए क्या होता है कि हमें s का मान पता होना चाहिए। s का मतलब होता है कि अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे s का मान निकालेंगे। s का मान निकालने के लिए हमें करना होगा ए बी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं कि ए बी + बी सी + सी ए और बटे में हो जाएगा 2। इनको सबको ऐड करेंगे। ए बी का मान x + 8 है, बी सी का मान यहाँ पे 14 है और ए सी का मान यहाँ पे x + 6 है, यानी सी ए या कहें या ए सी कहें, और अपान में रखेंगे 2। x और x हो जाएगा 2x, जैसे x और x हो गया 2x और 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 और 8 हो जाएगा यहाँ पे 28। डिवाइड हमें करना है 2 से, 2 दोनों में से कॉमन है, तो जब हम 2 से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 14/2। तो 2 से 2 यहाँ पे काट देंगे तो ये आ जाएगा x + 14। तो जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो ये आ गया x + 14। इसको हम हटा देंगे। अब हमें s का मान निकल आया, हमें s - a का मान निकालना होता है। s - a का मान निकालने के लिए s में से यहाँ पे भुजा ए बी को घटाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि एक भुजा ए बी है, दूसरा भुजा यहाँ पे ए सी है, तो s - a हम निकालते हैं। तो ए बी को हमने यहाँ पे मान लिया कि ये a है, इसको हमने मान लिया ये b है और इसको हमने मान लिया c है। तो हमें s - a भी निकालना होता है। पहले s निकालना होता है, s - a, s - b, s - c। s का मान हमने निकाला है x + 14 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे x + 6 को, यानी हमें x + 14 में से सब्ट्रैक्ट करना है x + 6 को। तो ये x + 14 है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये माइनस अंदर जाएगा तो -6, x से x कैंसिल हो जाएगा और 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो जब हम s - a निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। एक बार हम लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे कि s - a बराबर आया है 8। इसी प्रकार से हमें निकालना है s - b। अब s - b निकालने के लिए s का मान रखेंगे x + 14 और b का मान हम यहाँ पे रखेंगे x + 8। फिर ये हो जाएगा x + 14, ये माइनस अंदर जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस का 8। यहाँ भी x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया तो बचा 6। तो s - b की जो वैल्यू आई है वो 6 हो गई।
अब हमें निकालना है s माइनस सी की वैल्यू। s की वैल्यू वही रखेंगे x प्लस 14 और c की वैल्यू यहाँ पे 14 रखेंगे। तो 14 से 14 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x। तो s माइनस सी बराबर आ गया यहाँ पे x। इस तरह से हमने तीनों भुजाएं निकाल लिया। मतलब तीनों भुजाएं क्या कि हमें चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और चारों चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है कि ब्रैकेट में रूट में होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हीरोन्स का सूत्र होता है। s का मान रखेंगे तो s का मान यहाँ पे x प्लस 14 है और इसी प्रकार से s माइनस a का मान हमने निकाला है 8, s माइनस b का मान निकाला है 6 और s माइनस 6 का मान निकाला है यहाँ पे x। इनका हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 14 और 8 6 जा होता है 48 और इनटू में x। अब जो ये अंडर रूट 48 है तो इस 48 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3 और रूट है तो रूट लगाएंगे। इससे क्या होगा कि एक 4 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 बाहर आएगा और 3 रह जाएगा रूट के अंदर। तो इसी को आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हम 4 को यहाँ से निकाल लेंगे। एक बार लिखे दे रहे हैं कि x प्लस 14 है तो x प्लस 14 ही रहेगा। 48 को हम लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स। यहाँ से 4 बाहर निकल आएगा रूट के और बाकी सब यहाँ पे रूट के अंदर ही रह जाएंगे, यानी x प्लस 14 और यहाँ पे 3x बचा तो हम 3x लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो 4 अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 3x है। अब आगे हमें सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा है तो मैं यहाँ से इसको शुरुआत करूं। जैसा कि हमें पता है कि जो त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल है वो इतना आया है। बाकी मैं सबको इरेज किए दे रहा हूँ, इतना लगाना है, उसके नीचे से हम लगाएंगे क्योंकि जगह नहीं है तो हम इसको इरेज कर देंगे। हमने यहाँ पे निकाला है कि जो त्रिभुज है ABC, इसका जो क्षेत्रफल आया है वो आया है 4 अंडर रूट x प्लस 14, अब ब्रैकेट के अंदर है 3x। इतना हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें x का मान निकालना है तो हम इसी सर्कल पे आएंगे। तो इसी सर्कल पे हम देखेंगे कि एक त्रिभुज जो हमने ABC लिया था इस प्रकार से, ये हमने त्रिभुज लिया था, इसका नाम था A, इसका नाम था B, इसका नाम था C। यहाँ पे वृत्त का केंद्र है O, तो हमने A को O से जोड़ा था, यानी इसको हमने यहाँ से जोड़ा था और इसी को हमने यहाँ से B से O को जोड़ दिया था। इसी प्रकार से इसी को हमने यहाँ पे जोड़ दिया था इसको इससे, और ये हो गया O। तो त्रिभुज ABC के अंतर्गत 3 त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है और तीसरा त्रिभुज ये है। तो अगर हम इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दें तो ये हमें पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC मिल जाएगा। यानी अगर हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें यहाँ पे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस
ये जो तीसरा त्रिभुज है, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो हम तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हैं तो हमें ये पूरा त्रिभुज मिल जाएगा ABC। हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यहाँ पे हमने निकाला था। तो इसका हम मान रख देंगे 4 और रूट के अंदर है यहाँ पे x+4, फिर यहाँ पे 3x है। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है यहाँ पे कि यहाँ पे O से जो D है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको हमने यहाँ पे केंद्र माना है, और इसके अलावा हमें ये दे रखा है O से B और O से D यहाँ पे दे रखा है इनके बारे में। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं कि हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। हमें पहले त्रिभुज AOB लेना है, यानी कि ये त्रिभुज AOB है और यहाँ पे ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई और AC यहाँ पर स्पर्श रेखा हो गई। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और जो ये 90 डिग्री का अगर कोण बनता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हम आधार देखेंगे तो यहाँ पे AC आधार हो जाएगा और AC का जो मान है वो 6 + x या x+6 रखेंगे। तो त्रिभुज AOC का हमें AOB का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 होगा। फिर यहाँ पे बेस यानी आधार हम रखेंगे AC और AC का जो मान होगा वो 6 + x होगा, या हम x+6 लिखेंगे। और ऊंचाई में हम यहाँ पे लेंगे जो त्रिज्या है यहाँ पे OB, ये परपेंडिकुलर जो होती है वही ऊंचाई होती है, यानी कि जो लंब होता है वही ऊंचाई होती है। तो OE का मान जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि हमें त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही। तो OD बराबर भी 4 होगा, OF बराबर भी 4 होगा, OE बराबर भी 4 होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4। इसी प्रकार से हमें त्रिभुज AOC लेना है। त्रिभुज AOC कौन सा है कि ये त्रिभुज A है, ये O है और ये C है, ये तो हमने ले लिया है। त्रिभुज AOC हमने ले लिया है। त्रिभुज AOB देखेंगे, इसको पहले हटा देते हैं। त्रिभुज AOB, यहाँ पे A है, ये O है और ये B है, यानी ये दूसरा वाला त्रिभुज हमें लेना है। तो इस पे भी यहाँ पे देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा। तो ये हो जाएगा ऊंचाई और AB हो जाएगा आधार। तो 1/2 तो सभी में होगा। फिर यहाँ पे आधार रखेंगे x+8 और ऊंचाई में 4 रखेंगे। इसी प्रकार से AOC दे रखा है, A यहाँ पे है, O यहाँ पे है, C यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई। और ऊंचाई में 4 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि OE जो दे रखा है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो 1/2, फिर यहाँ पे आधार हो जाएगा x+6 × 4। इसी तरह से अब BOC निकालना है, यानी कि ये यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है। तो हमें BOC का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा ऊंचाई और ये हो जाएगा आधार यहाँ पे हो जाएगा 14 और ऊंचाई में हम रखेंगे 4। तो 1/2 × 14 × 4, इस तरह से हमें रखना है। अब आगे इनको हम हल करेंगे। 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और इस 2 का गुणा हम x के साथ कराएंगे तो ये 2x हो जाएगा। 2 का × 8 के साथ कराएंगे तो 16 होगा। इसी प्रकार से 2 को हम इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 का × x के साथ कराएंगे तो 2x और 2 का × 6 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार से 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 आएगा और 14 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 28। इक्वल में जो रखा है उसको अभी उसी तरह से ही रखा रहने देंगे, x+4 और 3x इंटू में। इनको हम सबको प्लस करेंगे तो 2x और 2x हो जाएगा 4x। इसी तरह से यहाँ पे 28 और 12 को ऐड करेंगे तो 40 और ये 56 हो जाएगा। इक्वल में है 4 √x+4 ब्रैकेट में 3x, और यहाँ पे इंटू में 3x है तो उसको भी उसी तरह से हम लिख देंगे। और इक्वल में यहाँ पे 4x आया था और प्लस का 56।
इन दोनों में से हम 4 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा, और इधर है 4, रूट के अंदर x प्लस 4 इंटू 3x। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो दोनों 4 यहाँ पे काट देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 4 इंटू 3x, और इक्वल में बचा x प्लस 14। इस तरह से बचा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसको रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और इंटू में 3x है, इधर हम लगाएंगे रूट, तो यहाँ पे x प्लस 14 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पे हल करना है। हल करने के बाद इसका जो मान आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो x प्लस 4 नहीं है, x प्लस 14 है, तो 4 की जगह हमें रखना होगा 14। जहाँ जहाँ पे 4 है वहाँ 14 रखेंगे। ये 14 है, यहाँ भी 14 हो जाएगा, क्योंकि हमें 14 दिया है, हमने उसकी जगह 4 रखा था। यहाँ भी 14, और यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ भी 14 हो जाएगा, और यहाँ भी 14 हो जाएगा, और यहाँ भी 14 हो जाएगा, इस तरह से। अब x प्लस 14 यहाँ पे इंटू 3x है, और यहाँ पे x प्लस 14 की पावर 2 आ गया, तो हम इससे एक यहाँ पे काट सकते हैं। इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे 3x इक्वल x प्लस 14। x को हम इधर लाएंगे तो ये 3x माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस x इक्वल में 14। 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ पे 14 है। हमें x का मान निकालना है, तो 2 को हम इससे काट देंगे, 7 बार में कटेगा, तो x बराबर आ गया 7। अब हमको निकालना है यहाँ पे AB का मान कितना होगा, तो AB बराबर यहाँ पे दे रखा है x प्लस 8। x का मान है 7, और यहाँ पे 8 है तो 8 रखेंगे, 8 और 7 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमको निकालना है यहाँ पे कि AC का मान कितना होगा, तो AC बराबर हो जाएगा x प्लस 6। x की जगह हम 7 रखेंगे, और यहाँ पे 6 है तो 6, 7 और 6 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से कंप्लीट हो गया, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर बना हुआ था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे फिगर बनाना है, और हमको ये सिद्ध करना है। जैसे यहाँ पे एक गोला दे रखा है, मैं पहले यहाँ पे रफ में बना करके समझा दे रहा हूँ कि ये एक वृत्त दे रखा है, और यहाँ पे एक चतुर्भुज, इसके चारों तरफ चतुर्भुज बना हुआ है। यहाँ पे एक चतुर्भुज है, इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम दे दिया मैंने B, इसका नाम दे दिया C, और इसका नाम दे दिया D। यहाँ पे एक केंद्र होगा, तो हमें पता है कि जब केंद्र से स्पर्श बिंदु, ये तो CD स्पर्श रेखा हो जाएगी, तो जब हम केंद्र से एक त्रिज्या खींचते हैं तो हमेशा यहाँ पे लंब होती है। इसी प्रकार से इस केंद्र में यहाँ पे स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो ये भी लंब होगी। एक स्पर्श बिंदु यहाँ पे है तो ये भी लंब होगा, और एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये भी लंब होगा, यानी सब 90-90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो इसका भी नाम हम कुछ दे देते हैं कि इसको नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, और इसका नाम दे दिया R, और इसका नाम दे दिया S। अगर यहाँ पे बाह्य बिंदु पर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, और दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये हमने क्वेश्चन प्रमेय नंबर 2 पर सीखा है। तो A को हम यहाँ पे बिंदु मान लें, और इससे हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींचा, एक ये और दूसरा एक ये। अब यहाँ से जब भी हम केंद्र पर
लंब डालेंगे या केंद्र पर मिलाएंगे, यहाँ पे इस बिंदु से मिलाएंगे, तो ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम मान लें इसको A, तो ये A बराबर हो जाएगा B के। सेम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे केंद्र से इसको मिलाएंगे तो ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ये अगर हम इसको C मान लेते हैं तो ये, और ये इसको D मान लेते हैं तो C बराबर हो जाएगा D के, यानी जो A होगा वो B के बराबर होगा, C जो होगा वो D के बराबर होगा। इसी प्रकार से केंद्र से हमने इस बिंदु को मिला दिया तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको E ले लें, इसको F ले लें, तो E बराबर हो जाएगा F के। और इसी प्रकार से अगर हम D से एक यहाँ पे रेखाखंड खींच दें तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। इसको हमने EF लिया है, इसको हम ले लें G और इसको हम ले लें H, तो जो कोण यहाँ पे G बनेगा वो कोण H के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है कि जैसे दे रखा है कि यहाँ पे भुजाओं के केंद्र पर, जैसे दिया है कि जो ये चतुर्भुज है ABCD, तो एक यहाँ पे भुजा है और दूसरी भुजा यहाँ पे है, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पे ये पूरा कोण बन रहा है और दूसरा यहाँ पे C और D के जो भुजा से कोण बन रहा है ये, तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का जो योग है वो 180 अंश है, यानी कि AOB प्लस कोण COD बराबर 180 अंश है। इसको हमें प्रूव करना है, तो हम इसी तरह से इसको यहाँ पे बना लेंगे कि ये केंद्र हो गया, केंद्र से हमने एक यहाँ पे लंब डाल दिया, सॉरी यहाँ पे रेखा खींच दिया। इसी प्रकार से हमने एक यहाँ पे रेखा खींच दिया, इसका हमने नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D। यानी कि यहाँ पे जो त्रिभुज ABCD की भुजाएं हैं और केंद्र पर जो कोण बना रही हैं, यानी कि AOB, ये AOB, इसको हमने O मान लिया, तो जो AOB है और COD है, तो इन दोनों कोणों को हम ऐड कर दें तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से त्रिज्या एक बनानी पड़ेगी CD पर, दूसरा यहाँ पे एक त्रिज्या पर लंब हम डालेंगे यहाँ पे CB पर, तीसरा इसी प्रकार से हम यहाँ पे, और चौथा इसी प्रकार से हम यहाँ पे डालेंगे और इन बिंदुओं का नाम दे देंगे P, Q, R, S। अब इसके अलावा इनको हम सबको मान लेंगे कि ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है, इस कोण का नाम दे दिया D, E, F, G और ये हो गया H। तो अगर हम किसी भी प्रकार से BC और यहाँ पे BC के अलावा GF, यानी B प्लस C प्लस G प्लस F बराबर 180 डिग्री निकाल लें तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब हम इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे निकाला था उसको यहाँ पे लिख देंगे कि A बराबर है B के, और इसका कारण भी लिख देंगे कि जो यहाँ पे OA है, यहाँ पे कारण लिखेंगे OA किसको समद्विभाजित करता है, SOP, यहाँ पे जो कोण SOP बन रहा है तो AO उसको समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण SOP को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार से CD बराबर होगा, C बराबर होगा D, और इसका भी रीजन लिखेंगे कि जो यहाँ पे BO है या OB है किसको समद्विभाजित करेगा, POQ को, POQ को समद्विभाजित करता है। फिर अब हम लेंगे यहाँ पे E और F, तो E बराबर हो जाएगा F के,
और इसका भी रीजन लिखेंगे कि जो CO है वो कोण QOR को समद्विभाजित करता है। OC कोण QOR को समद्विभाजित करता है। और इसी तरह से एक कोण बचा हुआ है G और H, तो G बराबर है H के। इसको भी हम लिखेंगे कि जो DO होगा वो ROS को समद्विभाजित करेगा। OD समद्विभाजित करता है ROS को, समद्विभाजित करता है। ये हमने रीजन लिख दिया। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम सभी एंगल को जोड़ देते हैं, ये जो चारों एंगल जोड़ देते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे जितना भी यहाँ पे सर्कल बन रहा है तो वो 360 होगा। यानी जितने भी एंगल जोड़ेंगे, जितने भी यहाँ पे एंगल दिए हैं, सबका सम 360 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A + B + C + D + E + F + G और +H, यानी जितने भी कोण दिए हुए हैं इनको हम जोड़ देंगे तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है। तो कंप्लीट बना रहा है तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल बना रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 360 डिग्री होगा। हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए B और C और G और F, यानी कि B और C चाहिए, G और F चाहिए। इसके अलावा हमें पता है कि जो A है वो B के बराबर है, तो बाकी को हम चेंज कर देंगे। A की जगह हम B लिखेंगे, एक B पहले से दे रखा है। C को भी चाहिए तो C को नहीं चेंज करेंगे, D को नहीं चाहिए तो D बराबर है C के, और E बराबर है F के, तो E की जगह हम F लिखेंगे। जो नहीं चाहिए उनको चेंज करेंगे। F चाहिए और G चाहिए, H को नहीं चाहिए तो H बराबर है यहाँ पे H जो है वो G के बराबर होगा, और बराबर में है 360। अब हमें यहाँ पे 2B मिल गया, इसी प्रकार से 2C, इसी प्रकार से 2F और इसी प्रकार से 2G मिल गया। हम 2 सभी में से कॉमन लेंगे, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B + C और F + G बराबर 360 डिग्री। 2 से हम इसको काट देंगे तो ये 180 बार में कट जाएगा। अब हमें ये निकालना था कि जो AOB है और COD है, ये AOB + COD, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो AOB में हम देखेंगे तो यहाँ पे A है, यहाँ पे O है और यहाँ पे B है। B और C को मिला करके बनता है AOB, तो हम B और C की जगह लिखेंगे कोण AOB। इसी प्रकार से F और G, यहाँ पे ये दोनों मिलकर के बनाते हैं COD बराबर 180 डिग्री। यही हमें निकालना था। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, और स्टेटमेंट क्या है कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हमें लिख देना है कि अतः वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं हैं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। संपूरक कोण का मतलब होता है कि 180 डिग्री, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके अलावा पिछले 10 सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, तो उनकी भी लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।